नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। लोकसभा और राज्यसभा में वंदे मातरम को लेकर चर्चा कराई जा रही है। जाहिर-सी बात है, बंगाल का चुनाव सामने है, तो मोदी जी इस पर या भारतीय जनता पार्टी इस पर बहस या चर्चा ज़रूर कराएंगे। बिहार जीतने के बाद अब अगला लक्ष्य जो है, वो पश्चिम बंगाल है। बिहार किस तरह से जीता गया, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष लगातार आपको ये बताता रहा है और ये लगातार ये इल्जाम लगा रहा है कि एसआईआर में कराकर साम दाम दंड भेद करके एजेंसीज का इस्तेमाल करके 90% के स्ट्राइक रेट से बिहार का चुनाव जीता गया है और अब निशाना है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की पूरी सियासत की पटकथा लिखी जा रही है। मोदी जी संसद में तभी अवतरित होते हैं जब वो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर सके, नेहरू की गलतियों को वो गिनवा सके, अपनी पीठ थपथपा सके, अपने आप को बड़ा देशभक्त बता सके और एक तरह का इवेंट क्रिएट कर सके। और आज वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर या 150 साल जो वंदे मातरम को पूरे हुए हैं, उस पर उनके लिए ये सुनहरा मौका था। और जाहिर सी बात है, सामने है पश्चिम बंगाल का चुनाव, तो उन्होंने वही किया। उन्होंने मुस्लिम लीग के बहाने नेहरू और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने बताने की कोशिश की कि कैसे इमरजेंसी की उन्होंने याद दिलाई। वही तमाम बातें, वही घिसी पिटी, वही रटी रटाई स्क्रिप्ट, टॉपिक कोई भी हो, स्क्रिप्ट सेम है मोदी जी की कि उनको नेहरू को कटघरे में खड़ा करना है, उनको किस तरह से पाकिस्तान परस्त और मुस्लिम लीग परस्त जो है वो कांग्रेस को बताना है, उसकी गलतियों को सामने लेकर आना है और अपने आप को बड़ी देशभक्त और नेशनलिस्ट पार्टी की तरह पेश करना है। लेकिन इस बार का ये दाव नरेंद्र मोदी पर पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया। वो इस तरह से लोकसभा में घिरे हैं कि शायद उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जब वो बात कर रहे थे बंकिम चटर्जी की, तो उन्होंने कैसे उनके नाम के आगे जब दा लगाया, तो कैसे वो संसद में पूरी तरीके से घिर गए और एक तरह से वो कहना तो उन्हें सॉरी चाहिए था, लेकिन अपनी गलती को मांगते हुए वो थैंक यू कहने लगे। क्या कुछ कहा, क्या है कंट्रोवर्सी जो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है, सुन लीजिए आप उनको। तो मैं आपको सुनवाऊंगी कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन इस सब के बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस ने और विपक्ष ने जिस तरह से पूरी तरीके से घेरा है आज इस वंदे मातरम को लेकर और कैसे आरएसएस से लेकर और बीजेपी सबका इतिहास याद दिला दिया है, वो जाहिर सी बात है कि बहुत चुभने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और चाहे हम बात करें प्रियंका गांधी की, अब से कुछ देर पहले प्रियंका गांधी का भाषण था और प्रियंका गांधी ने ये साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव सामने है और इसीलिए वंदे मातरम पर बहस और चर्चा कराई जा रही है। एक तरफ आप ये देखिए कि जिस तरह से इंडिगो का पूरा विवाद है, 4 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लगातार फ्लाइट्स पर फ्लाइट जो है वो रद्द हो रही हैं, हजारों की तादाद में हो चुकी हैं, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, हाहाकार मचा हुआ है, किस तरह से देश में जो दूसरी परिस्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन मोदी जी को क्या याद है कि वंदे मातरम पर चर्चा कराई जाए 150 साल पूरे होने पर। सुन लीजिए आप मोदी जी को जरा। बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। बंकिम बाबू ने ये जो भाव विश्व तैयार किया था, तो आपने सुन लिया यहां पर, यानी कि अपनी गलती मानते हुए भी क्या कुछ किस तरह से कह रहे हैं, कैसे कटाक्ष कर रहे हैं। दा का मतलब क्या होता है? दा का मतलब होता है भाई। यानी कि जब आप बंगाल में जाएंगे या किसी आप बंगाली से अगर आप बात कर रहे हैं, तो दा जब आप इस्तेमाल करते हैं तो रेस्पेक्टफुली भाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ तो बंकिम बापू यानी कि एक तरह से फादर फिगर, और आप उनको एक तरह छोटा करके देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, और ये इंसल्टिंग है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और इसीलिए ये पूरी कंट्रोवर्सी जो है वो खुलकर सामने आ गई है और सोशल मीडिया पर ये वीडियो पूरी तरीके से वायरल है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी
प्रियंका गांधी ने अब से कुछ देर पहले जब लोकसभा में उन्होंने अपना भाषण दिया तो क्या कुछ उन्होंने कहा, उसका एक छोटा सा अंश है, सुन लीजिए आप जरा। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। तो वर्तमान और भविष्य की तरफ देखना ही नहीं चाहती है। नेहरू का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वो देश के लिए देश की सेवा करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और जितने दिन से प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी वो सत्ता में है, प्रधानमंत्री बने हैं, उतने ही लगभग समय के लिए नेहरू जेल में रहे थे। तो उनकी कुर्बानियों के बारे में वो यहाँ पर सीधे तौर पर बताती हुई नजर आई। आज हमने देखा कि बहुत जबरदस्त भाषण जो है वो गौरव गोगोई का भी रहा। गौरव गोगोई ने बहुत ही आर्टिकुलेटली और तमाम इतिहास के पन्ने एक तरह से आरएसएस का, बीजेपी का जो पूरा इतिहास है, किस तरह से उन्होंने माफिया मांगी, माफिया लिखी और जब आजादी की पूरी लड़ाई लड़ी जा रही थी तो वो किस तरफ खड़े थे, इस सब की उन्होंने पोल खोल कर रख दी। सुन लीजिए आप गौरव गोगोई को भी। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का, खुद बोलते थे दूसरे, खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, और उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। तो अब वंदे मातरम की बात करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी पंडित नेहरू ने जी के सबके साथ जो विचार विमर्श किया, उसमें सब शामिल थे। उसमें शामिल थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने स्वयं कहा कि जो पहले दो स्टैंजाज हैं वो इतने मधुर हैं, उसमें इतनी ताकत है, जो पूरा सारांश है वंदे मातरम का वो पहले दो स्टैंजाज में है। और पंडित नेहरू जी ने भी उस वर्किंग कमेटी में कहा, उस रेजोल्यूशन में पंडित नेहरू जी को मैं कोट करना चाहूंगा, द वर्ड्स वंदे मातरम became a slogan of power which inspired our people and a greeting which ever reminds us of our struggle for national freedom। ये है पंडित नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी की मूल भावना। तो आपने गौरव गोगोई को यहाँ पर सुन लिया और आप ये देखिए कि वंदे मातरम पर जो आज चर्चा कराई जा रही है लोकसभा और राज्यसभा में, उसमें भी आप ये देखिए कि कैसे पूरा का पूरा मुस्लिम लीग के जरिए एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पूरी तरीके से करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में की है। एक तरफ कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, तमाम जरूरी मुद्दों को दरकिनार करते हुए पार्लियामेंट का इतना महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है, बहुत छोटा, ये सिर्फ 19 दिनों का सेशन है। आप ये देखिए कि कितने बड़े बड़े मुद्दे मुंह बाहे खड़े हैं, लेकिन उनके लिए जरूरी क्या है, क्योंकि इसके जरिए वो पश्चिम बंगाल में एक तरह से अपने लिए एक रास्ता बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, एक छोटा सा भाग है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि अपने भाषण के निर्णायक हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम को विवाद में घसीटने का दोष इतिहास में दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा विरोध किए जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के दबाव के आगे झुकते हुए वंदे मातरम की समीक्षा शुरू करवाई।
और उन्होंने आगे कहा कि जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही नेहरू ने पत्र लिखकर ये कहा कि ये गीत मुस्लिमों को भड़काता है और यहीं से पवित्र गीत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। तो आप समझिए कि उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने इसे सामाजिक सौहार्द का नाम दिया, लेकिन वास्तव में ये तुष्टीकरण की राजनीति थी जिसने राष्ट्र भावना को चोट पहुंचाई और अंततः भारत के विभाजन की मानसिकता को जन्म दिया। यह आज प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा है। सवाल यह है कि इसके जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं प्रधानमंत्री? क्यों लगातार वो पास्ट जो है उसको कुरेद कर सामने रखना चाहते हैं? इससे आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने 12 साल के हिसाब का तो उन्हें कोई लेना देना है नहीं, लेकिन अगर वो किसी का हिसाब मांगना चाहते हैं तो वो नेहरू का हिसाब मांगना चाहते हैं, जिनको इस दुनिया से गए हुए इतने साल हो गए। वो तमाम उन गड़े मुर्दों को उखाड़ना चाहते हैं ताकि वो अपना कोई भी हिसाब ना दे सकें। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ गए। स्क्रीन पर मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ अरुण दीक्षित जी हैं, विवेक देशपांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दोनों जाना माना चेहरा है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत कार्यक्रम में। अरुण जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूं कि ये जो आज जो हो रही है पूरी चर्चा, ये लगातार जारी है, 10 घंटे इसके लिए रखे गए हैं, ये इससे आगे भी बढ़ सकता है। मुझे ये जानने बड़ी दिलचस्पी है कि आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं प्रधानमंत्री इससे और बीजेपी इससे? बुशरा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवाल है कि हम चर्चा कर ही क्यों रहे हैं। जो प्रियंका ने हाउस में कहा है कि नरेंद्र मोदी जी 2001 में मुख्यमंत्री बने थे, तब से 14 में प्रधानमंत्री बने और आज 25 में खड़े हैं। अभी तक कभी उनको बंकिम दा की याद नहीं आई। वो तो मुझे लगता है कि अगर हाउस में बंगाल के सांसद ने टोक नहीं दिया होता तो आगे वो बैठ के ये भी कहते कि बंकिम दा ने मुझे बताया था, ये तो नेहरू ने किया है, वो बोल देते। अगर टोका नहीं जाता तो बंकिम दा के समकालीन हो जाते। दरअसल देखिए, मुद्दे नहीं है सरकार के पास। नरेंद्र मोदी के पास 3 मुद्दे हैं पहले दिन से और आज तक। पहला मुद्दा है मुसलमान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है गांधी परिवार। इनको आप किसी भी क्रम में लगा सकते हैं। अगर ये 3 नहीं होते तो मोदी आज जहां हैं वो नहीं होते। आज अगर हम बात करें जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए थी, वंदे मातरम की क्या जरूरत है आज? ऐसी कौन सी वजह आ गई? 150 साल पहले अगर 1875 में लिखा गया था, उसके पीछे का इतिहास अभी तक तो किसी को जरूरत नहीं पड़ी। अब चूंकि कोई और मुद्दा ही नहीं है, अगर आपसे कहा जाए चर्चा कराइए कि चीन ने हमारी जमीन दबा ली, आप नहीं कराएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि पुतिन यात्रा करके गए हैं, भारत में उनकी उपलब्धि क्या है, आप संसद में बताइए, नहीं बताएंगे, कोई बात ही नहीं करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि लाखों लोग पिछले 8-10 दिन से भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मतलब बुरी गत में है, उस पर आप कुछ बात कीजिए। वो भी भारत के नागरिक हैं और मनमर्जी से एक एयरलाइन की वजह से पूरी दुनिया में आपकी मजाक उड़ रही है, नहीं करेंगे बात, उस पर बात ही नहीं होनी है। क्यों? जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, उन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी कभी बात करते ही नहीं है। अब अगर मुस्लिम लीग ने कोई भूमिका निभाई थी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तो 100 साल हो गए। अगर वो इतना देश प्रेमी संगठन है और उसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी जैसा कि मोदी जी कहते हैं, तो उसने कभी ये बात कही होती? आज अचानक बंगाल के चुनाव के वक्त आपको वंदे मातरम याद आ जाता है, वंदे मातरम का अपमान याद आ जाता है, आपको जिन्ना याद आ जाते हैं, आपको मुस्लिम लीग याद आ जाती है। लेकिन अभी जो आपके सामने मुद्दा खड़ा है वो आपको याद नहीं आता। वो जो लाखों लोग परेशान हो रहे हैं वो आपको याद नहीं आ रहे हैं कि उन पर आप बात करें। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई दूसरा मुद्दा है नहीं। विकास का मुद्दा अब खत्म हो गया है। कोई भी चीज जो गंभीरता पूर्वक देश के सामने, आज पूरा देश के 85 करोड़ लोग सरकार के रहमो करम पे हैं, जैसा कि आप दावा करते हैं। क्यों? क्या यही विकास है? इस पर बात करिए। नहीं करेंगे। सेना की स्थिति क्या हुई है? लगातार दुनिया भर में मजाक उड़ रहा है। अमेरिका में बार बार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान जीता है, उस पर आपने आज तक जवाब नहीं दिया। मत दीजिए, लेकिन ये तो बताइए कि
शी जिनपिंग जो लगातार भारत पर आक्रामक हैं, आपका स्पेस कब्जा कर लिया, गालवन घाटी में हो, अरुणाचल में उन्होंने एक लड़की को अपमानित किया, चीन में 18 घंटे तक रोक के रखा गया क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना मानता है। उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, सरकार को बोलना चाहिए था, कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन वंदे मातरम जिसका कोई मतलब नहीं है, आज जिसकी कोई जरूरत नहीं है, तो सही बात कही प्रियंका गांधी ने कि चुनाव बंगाल का। अब भाई आपको चुनाव जीतना आ गया है, चुनाव आयोग आपकी जेब में है, आपके ज्ञानेश कुमार जी आपकी जेब में है, फिर आप देश को क्यों भावनाएं भड़का रहे हैं, लोगों के बीच में क्यों जहर बो रहे हैं? आप इस देश के मुखिया हैं, दुर्भाग्य है देश का कि आप मुखिया हैं, लेकिन आपने संविधान की शपथ ली है, कम से कम सामाजिक विभाजन से आप तो बचिए। अब आप मुस्लिम लीग ले आए, उसके बाद नेहरू जी ले आए और बाकी चीजें ले आए, लेकिन आपकी क्या भूमिका है इस पर तो बात कर लीजिए। क्या करेंगे इसके बाद? क्या इस 10 घंटे की चर्चा के बाद या बंगाल चुनाव के बाद कभी कोई बात होगी? क्योंकि आज जो संसद में शुरू हुआ है ये अगले बंगाल चुनाव तक चलता रहेगा। आपको याद होगा पिछली बार जब बंगाल का चुनाव था तो नरेंद्र मोदी ने एक रूप धरा था, शक्ल बनाई थी, टैगोर की तरह से दाढ़ी बनाई थी और वैसा ही एक दुपट्टा डाल के और वो पूरी नौटंकी करते थे। तो ये सब करना है, ये सब करके दिखाना है। विकास का मुद्दा अब नहीं है। देश लगातार संपत्तियां लगातार देश की बिक रही हैं, लगातार किसी न किसी व्यक्तिगत औद्योगिक घराने के कब्जे में जा रही हैं, उन पर आप कोई बात नहीं करेंगे। राजधानी में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, आप लोग कहते हैं मौसम का आनंद लीजिए। पूरे देश के संसाधनों को आप गुजरात में झोंक रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि गुजरात आपका राज्य है और आप वहां चाहते हैं कि गुजरात तो अब एक सुपर पावर हो जाएगा देश के भीतर, सारी चीजें आप ले रहे हैं, सारी प्रायोरिटीज गुजरात के लिए, लेकिन किसी अन्य राज्य पे बात नहीं करेंगे। तो वंदे मातरम लाए सिर्फ इसीलिए है कि एक समाज में फिर से एक वातावरण बने, जैसा बिहार के समय बनाया गया था कि एक मुस्लिम लड़के के नाम से कि मेरी माँ को गाली दी और वो माँ का अपमान सिर्फ बिहार में हुआ था। अब बंकिम दा आए हैं जो बंगाल में इनकी चुनावी बैतरणी पार करवाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे वो टीएमसी के विधायक हों जो अपनी अलग वो कर रहे हैं, जिन्हें टीएमसी से निकाल दिया गया है, या चाहे मोदी जी के और गुर्गे हों, पर बंगाल के लोग इसमें आने वाले नहीं है। सबको मालूम है, इनको ये भूल जाते हैं कि बंगाल के लोग कितने पढ़े लिखे और सांस्कृतिक रूप से कितने समृद्ध है। कल्चरली दे आर वेरी रिच, दे नो एंड दे नो देयर इंटेंशन। किनके भी पता है कि मोदी क्या कर रहे हैं। बंगालियों को मालूम है कि नरेंद्र मोदी अभी क्या क्या करेंगे अगले 4-5 महीने जब तक चुनाव होगा। लेकिन इनको कौन समझाए? सबसे बड़ी बात यह है भाई, नेहरू जी दोषी है, ठीक है, लाओ बुलाओ उनको, फांसी दे दो एक बार। आज प्रियंका ने कहा ना कि आप एक लिस्ट बना लीजिए पूरी नेहरू ना, उस पर चर्चा कर लेते हैं, पर बंद कर दो इसको। तो जब कोई मुद्दा मिले और कोई जिस मुद्दों पर बात करनी है, आज इतने ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर किसी पर बात नहीं हो रही है। पूरे देश में किसानों को खाद नहीं मिल रही है, बीजों की परेशानी है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अरुण जी। तमाम जो इस तरह के ज्वलंत मुद्दे हैं उन सबसे तो पूरी तरीके से ध्यान भटकाया ही जा रहा है। और उसमें हम अगर मीडिया की बात करते हैं, गोदी मीडिया की बात करते हैं, तो वो भी आप ये देखिए कि वो किस तरह का रोल निभाता हुआ नजर आता है, वो भी हमारे सबके सामने है। पूरा स्टेज हर चीज के लिए मोदी जी के लिए तैयार है और मोदी जी सिर्फ भटकाने, अटकाने और लटकाने की सियासत लगातार 12 साल से कर रहे हैं। और उन्होंने अब एक मॉडल तैयार कर लिया है कि जहां जनता उनको वोट करे या फिर ना करे, वो अगर चुनाव जीतना चाहते हैं तो वहां पर चुनाव जीत लेंगे। यही विपक्ष का इल्जाम है लगातार। विवेक जी, आप इस चर्चा को कैसे देख रहे हैं? क्या इसका मकसद देख रहे हैं? और क्या वाकई में बंगाल की जनता इतनी ही सीधी और भोली है कि अगर पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर चर्चा कराई जाएगी, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा 150 साल पर, मुस्लिम लीग से कांग्रेस को मिलाया जाएगा, नेहरू को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे, तो वो झोली भर का वोट दे देंगे उनको? या फिर हुमायूं कबीर जैसे कोई एक नुमाइंदा वो खड़ा कर देंगे जो बाबरी मस्जिद की का स्टोन रखेगा वहां पर, और फिर उसके बाद अगले ही 2-3 दिन के बाद फिर वहां पर गीता का पाठ कराया जाएगा जिसमें लाखों लोग इकट्ठा होंगे।
तो ये पूरा का पूरा जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का पूरा एक जो बंगाल को लेकर एक जो पटकथा लिखी जा रही है, क्या आपको लग रहा है यही एक जरिया है या फिर एसआईआर उससे कहीं बड़ा जरिया है उनके लिए? बुशरा जी, सबसे पहले तो ये है कि इनका नसीब अच्छा है कि इनको एक मौका मिल गया। ये जो हमारा राष्ट्रगान है उसकी 150वीं वर्षगांठ है, तो इनको एक मौका मिल गया। और आने वाले 2-4 महीनों में बंगाल का चुनाव है, तो वो इसमें कोई संदेह नहीं किसी के मन में रहना चाहिए कि ये बंगाल का जो चुनाव है उसको सामने रखते हुए, उसको नजर के सामने रखते हुए ये मुद्दा उन्होंने उठाया। 10 घंटे की चर्चा वंदे मातरम पर। ये आप देखिए, वंदे मातरम पर चर्चा क्या करनी है? सभी के मन में वंदे मातरम के बारे में आदर है। आप क्या चर्चा तो तब होती है जब कोई उसमें डिस्प्यूट हो। कोई डिस्प्यूट नहीं है, और जो डिस्प्यूट है वो हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। उस डिस्प्यूट को फिर एक बार ये सतह पर लाना चाहते हैं, इसलिए कि इनको मुसलमानों को टारगेट करना है। इनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है। इनके जिंदगी का एक ही मकसद है कि हमको मुसलमानों को उनकी जगह दिखानी है, हमको मुसलमानों से बदला लेना है। भाई, आपको मुसलमानों से बदला लेना है तो फिर दलितों को आपसे बदला लेना है तो उनको लेने दीजिए। लेकिन वहां पर भी अगर बदला लेना यही मतलब इतिहास में जो कुछ भी हुआ उसका बदला लेना, ये अगर आपके जीवन का मकसद है, तो फिर आपके साथ बदला लेने के लिए और इस देश में लोग बैठे हुए हैं, उनका भी बदला आपको चुकाना होगा। दलितों के ऊपर आपने हजारों साल अन्याय अत्याचार किया, तो फिर उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ बदला लेना चाहिए ना। अगर आपको मुसलमानों के खिलाफ लेना है, सीधा हिसाब है। किसी भी सभ्य समाज का बदला यह उद्देश्य नहीं हो सकता। समाज को आगे अगर बढ़ना है तो पीछे की बातें पीछे छोड़नी होगी। लेकिन ये इतिहास की जो गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ कर ये सामने लाते हैं ताकि इनका एजेंडा चलता रहे। ये इनको बराबर मिलता है, कुछ ना कुछ खुराक इनको मिलते रहती है और वो ढूंढते रहते हैं। इनका मैं तो समझता हूँ इनका 50 साल का ब्लूप्रिंट तैयार है कि हमको इस साल क्या करना है, अगले साल क्या करना है, कौन सा नया मुद्दा उठाना है, कौन सा नया भावनिक मुद्दा उठाना है, जिससे हम हिंदुओं के भावनाओं को हाथ लगा सके और उनको उद्युक्त कर सके किसी भी तरह का एक झंझट खड़ा करने के लिए इस देश में। ये इनका पूरा मकसद है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है कि वो लोग हमको वंदे मातरम की बात सिखा रहे हैं जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया। और ब्रिटिशों के दस्तावेजों में लिखा है कि ये दे पोज नो थ्रेट टू अस। इसका मतलब है कि हमारे फ्रेंडली फोर्सेस है, ये आरएसएस ये हमारा फ्रेंडली फोर्स है, ऐसा ब्रिटिश लोग मानते थे और ये कबूल भी करते हैं। मैंने 2017 में शायद 18 में आरएसएस के प्रमुख का जो विजयादशमी का स्पीच है वो मैंने कवर किया था। उसमें उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन एक बड़ा आंदोलन था और उसमें से बहुत बड़े बड़े नेता उभर कर सामने आए और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन हेडगेवार जी ने जो किया वो किसी के मन में नहीं आया, वो किसी ने नहीं सोचा। हेडगेवार जी ने समाज को इकट्ठा किया। अब बताइए, आप ये कबूल कर रहे हैं कि हम स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं थे क्योंकि हमको उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ काम था वो करना था, ऐसा कहते हैं। ये इनका अहम है कि हमको तो वो काम समझ में आया था जो किसी के समझ में नहीं आया। ये कहते हैं, ये इस तरह से कहते हैं। मतलब ये स्वतंत्रता आंदोलन को नीचा दिखाते हैं एक तरह से कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो था वो हेडगेवार जी ने किया, ऐसा कहते हैं ये लोग। तो ये लोग जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये वंदे मातरम की सीख भारत को सिखाएंगे। मतलब ये हमारा इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और वो प्रधानमंत्री पता नहीं वो कितनी कक्षा पढ़े हैं, क्या इन्होंने आनंद मठ पढ़ा भी है या नहीं प्रधानमंत्री ने, पता नहीं। मैं तो कहता हूं कि पोल हो जाना चाहिए और बीजेपी के जितने भी सांसद हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि भैया बताइए आपने आनंद मठ पढ़ी है, कितने लोगों ने पढ़ी है, बीजेपी के कितने लोगों ने। हमारे ऊपर तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं क्योंकि हम तो राष्ट्रद्रोही है, तो हम तो नहीं पढ़ेंगे आनंद मठ। लेकिन आप तो नेशनलिस्ट है, आप राष्ट्रवादी है, आप देश प्रेमी है, तो आप में से कितने लोगों ने आनंद मठ पढ़ी है? क्या प्रधानमंत्री ने पढ़ी है आनंद मठ? या फिर छोड़ दीजिए, इनके जो बंगाल के एमपी है जितने भी है उनसे पूछा जाए कि आप में से कितने लोगों ने आनंद मठ पढ़ी है।
और वंदे मातरम की बात करने चले हैं। कई बार ऐसे उदाहरण वीडियोज हैं कि जब ये कहते हैं हनुमान चालीसा, तो इनके एमपीज एमएलए के कई वीडियोज में पिछले दिनों सामने आए थे जिनमें ये हनुमान चालीसा भी नहीं गा पा रहे, ये कुछ नहीं गा पा रहे, वंदे ये वंदे मातरम मातरम नहीं गा पा वंदे रहे, मातरम भी नहीं पढ़ जी पाते हैं वंदे और मातरम उसका भी नहीं मतलब गा भी पा रहे, नहीं ऐसे पता है वीडियोज इनको। जी जी। तो ये लोग हमको अभी ज्ञान पिलाएंगे वंदे मातरम के बारे में। तो ऐसा है, जहां तक वंदे मातरम का सवाल है, उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल स्टांजास थे। अगर मान लीजिए जीना ने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाया था, तो वो उस उद्देश्य से उठाया था कि उनका धर्म जो है वो जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है, उसके जो स्टांजास है, उसमें विश्वास नहीं करता। अब ये अगर आप उसको विरोध करते हैं, तो फिर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कोई अगर स्टेज पे गाता है तो आप उसको रोकते क्यों हैं? मतलब आपको अल्लाह के नाम से प्रॉब्लम है ना, आपको ईश्वर के साथ में अल्लाह को जोड़कर अगर गाया जाए तो आपको प्रॉब्लम है। फिर जीना को उसमें अगर दुर्गा का कुछ प्रतिमा है, दुर्गा का कुछ मेंशन है, हिंदू भगवानों का कुछ मेंशन है, तो जीना को प्रॉब्लम हो सकती है, मुसलमान, किसी भी आम मुसलमान को प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ईश्वर के साथ जोड़कर अल्लाह का नाम आप नहीं चाहते ना, फिर मुसलमान क्यों चाहेगा उसमें वो दुर्गा या किसी हिंदू गॉड का नाम लेना क्यों चाहेगा? क्यों जबरदस्ती आप कर सकते हैं उनके ऊपर? नहीं, आपको ये गाना ही होगा। इनका स्लोगन है, इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, ये इनका एजेंडा है। आप देखिए, अगर इनका बस चाहे आज नहीं कल नहीं परसों, ये वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाएंगे। आप देखिए, ये उसी दिशा में इनका पहला कदम है। और जनगण मन को पीछे करेंगे, उसको राष्ट्रगान डिक्लेयर करेंगे और वंदे मातरम को ये राष्ट्रगीत डिक्लेयर करेंगे। आप देखिए, कल जाकर ये तिरंगे को निकालेंगे और भगवे को राष्ट्रध्वज करेंगे। ये इनका लॉन्ग टर्म एजेंडा है। उस दिशा में ये पहल है, ये समझने की जरूरत है। ये बहुत दूर की सोचते हैं। ये 100 साल पहले इन्होंने जो सोचा था, सोचकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया था, उसका उद्देश्य ही वो है कि ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है उसकी पुनर्स्थापना करनी है इस देश में। और उसके तहत जो भी एजेंडा है, बारीक बारीक छोटे छोटे, वो सारे इनकी ब्लूप्रिंट पहले से तैयार है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम क्या क्या करेंगे। और वो एक एक मुद्दा उठाकर वो सामने ले आते हैं। तो आप देखिए, जब वो मुसलमानों से कहते हैं कि आपके और हमारे तो पुरखे एक ही थे, तो आप उस दृष्टि से क्यों नहीं सोचते? जब ये कहते हैं तो ये बड़े दिल का परिचय नहीं है, बड़े मन का परिचय नहीं है। आप सोचिए इनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है। मैं आपको बताता हूँ, मैं जिनको इनका इतना पहचानता हूँ, जितना मैं कह सकता हूँ, ये जब आप मुझे मुसलमानों को पुरखों की याद दिलाते हैं, एक पुरखों की याद दिलाते हैं, तो ये मुसलमानों को इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आपको वापस हिंदू बनना होगा। ये है इनका लॉन्ग टर्म प्लान। और ये आज नहीं कल नहीं परसों, आने वाले 30 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में ये मुसलमानों को हिंदू बनने पर मजबूर करेंगे। उनके लिए जिंदगी इतनी मुश्किल कर देंगे कि वो कोई मुसलमान सोचे कि भाई इससे अच्छा तो मैं हिंदू बन जाऊं, शांति से रहूं। जिस तरह से कई हिंदू पाकिस्तान में मुसलमान बन गए, उसी तर्ज पर इनका आदर्श पाकिस्तान है। उसी तर्ज पर मुसलमान को इस देश में हिंदू बनने पर मजबूर करना, इसलिए उसकी पुरखों की याद दिलाई जाती है। पुरखों की याद दिलाने के पीछे अच्छा मकसद नहीं है, प्रेम भावना का मकसद नहीं है, उसमें भी विद्वेष की भावना है। तो पॉइंट ये है, ये जो है वंदे मातरम, ये बिहार बंगाल के चुनाव को लेकर इनका एजेंडा है। लेकिन इनका दुर्भाग्य ये है कि जो राष्ट्रगीत है वो भी एक बंगाली ने ही लिखा है, और वो भी उतना ही गणमान्य है, वो उतना ही सम्मानजनक नाम है जितना कि बंकिम चंद्र चटर्जी होंगे। उससे भी ज्यादा सम्मानजनक है, क्योंकि वो पूरी तरह से सेक्युलर थे, रविंद्रनाथ टैगोर। वो बात हम बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में 100% नहीं कह सकते जो हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कह सकते हैं। तो और जब नेहरू जी ने, जहां तक नेहरू जी का सवाल है, नेहरू जी ने उसको इसलिए राष्ट्रगीत बनाने पर जोर दिया था कि उनका ये कहना था कि ये सारे दुनिया में ये ज्यादा लोकप्रिय होगा, इसलिए कि ये छोटा भी है, इसमें ऑर्केस्ट्रेशन ज्यादा अच्छा पॉसिबल है। मतलब आप देखिए, मैं संगीत के क्षेत्र में भी हूं, मैं स्टेज पर गाता भी हूं, मैं गायक भी हूं। एक वंदे मातरम में जो जितने भी स्टांजाज है, उसमें आप देखिए
सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंद, ये अलग अलग शब्द जो है वो अलग अलग गाए गए हैं। और जब आप किसी चीज को ऑर्केस्ट्रा में पेश करते हैं तो उसमें अलग अलग शब्दों के साथ में ऑर्केस्ट्रेशन बहुत अच्छा नहीं होता है। जब एक लंबा सेंटेंस हो तो उसका ऑर्केस्ट्रेशन ज्यादा अच्छा प्रस्तुत किया जा सकता है। ये नेहरू समझते थे और नेहरू जी ने ये कहा कि ये ऑर्केस्ट्रेशन के लिए अच्छा है जनगण मन, और छोटा है। अब आप बताइए, ये जो वंदे मातरम है, कहीं विदेश में जब स्पोर्ट्स की कॉम्पिटिशन्स होती है और जब किसी भारतीय को कोई मेडल मिलता है तब हमारा राष्ट्रगीत जो है वो बजाया जाता है। अगर आप वंदे मातरम के बारे में ये सोचे तो वो इतना लंबा चौड़ा कौन बजाएगा वहां, किसको फुर्सत है? जनगण मन ये बिल्कुल। और अभी मैं देख रही थी विवेक और जी छोटा है। राजनाथ सिंह भी ये कह रहे थे, जी राजनाथ सिंह भी ये कह रहे थे कि वंदे मातरम जो है उसको कांग्रेस ने, यानी नेहरू की वो बात कर रहे हैं कि नेहरू ने उसको जिन्ना के चश्मे से देखा। तो वंदे मातरम पर चर्चा का पूरी की पूरी जो कवायद है वो सिर्फ है ही इसीलिए कि ये बताया जाए कि कांग्रेस एक तो देशद्रोही थी या फिर पाकिस्तान परस्त थी या जिन्ना परस्त थी, मुस्लिम लीग परस्त थी, और उसके साथ साथ नेहरू को कटघरे में खड़ा करना, और दूसरा इसके जरिए मुसलमानों पर वो उसी तरह का वो इल्जाम लगाना, उन पर वो सवालिया निशान खड़ा करना, ताकि जो ऑलरेडी वो एक जमीन तैयार कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में उसमें और थोड़ा घी डालने का काम इसके जरिए किया जाए। क्योंकि वंदे मातरम जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के जज्बात से जुड़ा हुआ है, और खास तौर पर अगर उस धरती से आए जहां इलेक्शन है, उस धरती से आए एक महान शख्स ने अगर उसको लिखा हो तो जाहिर सी बात है कि वो इमोशनली उनके लिए और ज्यादा महत्व का हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा आप ये देखिए कि चर्चा का मकसद क्या है ये साफ तौर पर दिख रहा है, और उसमें राजनाथ सिंह भी कूद गए हैं। राजनाथ सिंह तो क्या क्या बोल रहे हैं अभी, मतलब उनसे जिस तरह की अपेक्षा नहीं थी कभी भी उस तरह की बातें वो कह रहे हैं। वो पंडित नेहरू के बारे में क्या क्या कह रहे हैं। सवाल ये है कि ये सब जो कर रहे हैं इनको क्या अधिकार है करने का? ये आपने स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया, आपको बिल्कुल रत्ती भर का भी अधिकार नहीं कि आप उससे जुड़े हुए किसी भी मामले पर किसी को चैलेंज करे। मतलब गांधी जी ने ये गलती की, नेहरू ने वो गलती की, अरे भाई जो काम करेगा वो गलती करेगा। आपने स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ किया ही नहीं तो आपकी क्या गलती होगी? आपकी तो आपकी गलती नहीं, आपका पाप है कि आपने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं। गलती तो ठीक है, गलती हो सकती है काम करने वाले की, लेकिन पाप, आपने तो पाप किया है। आपने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन से अपने आप को दूर रखा है। और आपके जो वैचारिक पूर्वज है उन्होंने इसी बंगाल में मुस्लिम लीग, जिनका ये नाम ले रहे हैं, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। जरा उसके बारे में भी बोलिए। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी। तो जिस मुस्लिम लीग का हवाला देते हुए ये वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, उस मुस्लिम लीग के साथ इनके जो वैचारिक पूर्वज है हिंदू महासभा वाले, उन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी ना। तो फिर आपकी किस मुंह से आप बात कर रहे हैं? मतलब इनके जैसे हिपोक्राइट्स ये दुनिया को बड़े बड़े ज्ञान की बातें सिखलाए, ये इनकी न तो इनकी मॉरल अथॉरिटी है, न इनकी लीगल अथॉरिटी है। किसी तरह से ऑथराइज नहीं हो सकती इस तरह की बात करनी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि इनसे हमको अभी नेशनलिज्म सीखना है, इनसे हमको पैट्रियोटिज्म सीखना है, जो खुद ही अनपैट्रियोटिक है, जो खुद ही वेस्ट से इंपोर्ट किया हुआ नेशनलिज्म इस देश पर थोपना चाहते हैं। जो जर्मनी और इटली का 75 साल पुराना नेशनलिज्म, आज का भी नहीं, मॉडर्न, उसमें भी ये पीछे देखते हैं। मतलब नेशनलिज्म की संकल्पना भी इनकी 75 साल पुरानी है, उसमें भी मॉडर्निटी नहीं है इसमें। तो ये पूरी तरह से दकियानुसी लोग हैं और इनकी बातों का कोई अर्थ नहीं। दुर्भाग्य ये है कि सत्ता में वो बैठे हैं तो वो अपने को 4 बातें सुना सकते हैं, लेकिन उसके बदले में इनको 8 बातें सुनाना हमारा कर्तव्य है, वो हमने सुनानी चाहिए। जी बिल्कुल। और इसीलिए मैं देख रही थी कि आज बहुत जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने जो है पूरी तरीके से पलटवार किया है, और शायद जिस तरह की उम्मीद नहीं रही होगी, वेल प्रिपेयर्ड विपक्ष लगा। और इस चर्चा के दौरान एक बार फिर से विपक्ष बिल्कुल एक लाइन पर और एकजुट नजर आया। अब जाहिर सी बात है कि ये साफ तौर पर दिख रहा है अरुण जी कि एसआईआर
बंगाल में चल ही रहा है, वो प्रक्रिया चल रही है, वहां उसके जरिए जो कुछ करने की कोशिश है वो जाहिर सी बात है बिहार की तरह ही करने की कोशिश है, लेकिन शायद उतने कामयाब नहीं हो पा रहे होंगे क्योंकि सत्ता में वहां पर टीएमसी है, वहां पर बीजेपी नहीं है। दूसरी बात, जो सांप्रदायिक पूरा ध्रुवीकरण वो कर रहे हैं, इसके अलावा जो घुसपैठियों का पूरा मामला उठाया हुआ है, जहां पर ये बताने की कोशिश है कि देखिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो है उन्होंने कैसे घुसपैठ कर रखी है, वो कांग्रेस के और टीएमसी के वोटर हैं, उनके डुप्लीकेट आधार कार्ड से लेकर ये सब कुछ बनवाए गए हैं और ऐसे ही सत्ता फिर से हासिल करना चाहती है टीएमसी। आप योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, उन्होंने बाकायदा तौर पर ड्राइव चला रखी है वहां पर कि घर घर अभियान जो रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को ढूंढने का, वो टेम्परेरी वो डिटेंशन सेंटर्स बना रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर देखिए कि एक ही एजेंडा है और एजेंडा है सिर्फ एक परमानेंट उन्होंने दुश्मन खड़ा कर दिया है और वो है मुसलमान, और उसके नाम पर अपनी पूरी सियासत करना। और अब तक तो ये था कि रैलियों में इस तरह की बातें होती थी या कहीं और, लेकिन अब तो ये पार्लियामेंट के अंदर सब कुछ हो रहा है। आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर ये सारे डिस्कशन करके इनको रिकॉर्ड पर लाया जा रहा है। तो ये सिर्फ चुनाव में हार जीत के से क्या आप इसको आगे नहीं देख रहे हैं कि ये जो 100 साल पूरे हो गए आरएसएस के, अब वो अपने आप को हर तरीके से हर उस एजेंडे पर जो उनकी लिस्ट में है उस पर असर्ट कर रहे हैं, उसके साथ सत्ता भी हासिल कर रहे हैं और अपनी आइडियोलॉजिकल स्टैंड के साथ उसको मजबूत भी कर रहे हैं। बुशरा जी, मैं इसमें एक चीज और देखता हूं। सबसे पहले तो हम बात करें कि आज क्या किसी ने वंदे मातरम के बारे में बात की कि किस फीलिंग के साथ, किस स्पिरिट के साथ, कैसे ये तैयार हुआ था, क्या हालात थे, वंदे मातरम बना क्यों, वंदे मातरम लिखा क्यों गया। वंदे मातरम पर 10 घंटे आपने तय किए थे, तो प्रधानमंत्री से ये उम्मीद की जाती कि वंदे मातरम के बारे में कुछ बताएं, लेकिन वंदे मातरम के बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले दिनों में, विवेक जी नागपुर में हैं और ये ज्यादा बेहतर जानते होंगे, जब से नरेंद्र मोदी दिल्ली की तरफ आए हैं तब से लगातार वो नेहरू और स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस के और मुसलमान, इन सब पर अटैक करते हैं। और जब भी इन पे अटैक करते हैं तो पलट के अटैक किस पर हो रहा है? पलट के अटैक हो रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर। आरएसएस की बात आती है, आरएसएस माफी वीर, आरएसएस के लोगों ने गद्दारी की, आरएसएस के लोग नहीं गए। मोदी जी जानबूझ के आरएसएस को नीचा दिखा रहे हैं। आप याद करिए पिछले लोकसभा चुनाव के पहले नड्डा जी ने कहा था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो नरेंद्र मोदी एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। 3, पहला कांग्रेस और मुसलमानों को एक कर दो, दूसरा हिंदू मुसलमान की डिवीजन डाल के लाइन खाई गहरी कर दो, और तीसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अब 100 साल पुराना है उसको नए सिरे से गाली। क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, जो बाद के बच्चे, वो नहीं जानते कि संघ कब और कैसे। अब जब चर्चा होती है और ये बात कही जाती है कि संघ के लोगों ने माफी मांगी, सावरकर माफी वीर थे, और जितना इनकी भूमिका कोई नहीं थी, ये अंग्रेजों से मिले हुए थे, ये अंग्रेजों के खिलाफ जितने मूवमेंट थे उनके खिलाफ थे, ये जो सारी चीजें हैं ये कौन बता रहा है? कभी कांग्रेस ने तो बताने की कोशिश नहीं की, कांग्रेस ने ऐसी चर्चा भी नहीं करवाई। अगर कांग्रेस लगातार इसी तरह की चर्चा करवा रही होती आजादी के बाद, तो क्या आज नरेंद्र मोदी इस स्थिति में होते कि वो खड़े होते वहां पर? नहीं हो पाते। तो नरेंद्र मोदी का टारगेट जितनी कांग्रेस है उतना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी है। क्योंकि अगर संघ का, जब किसी भी मुद्दे पे बात आएगी, जब हम बात करेंगे देश की राष्ट्रीय एकता, अस्मिता और या उससे जुड़े हुए मुद्दे पे, तो अगर कांग्रेस पे गाली पड़ेगी तो संघ पर भी उतनी गाली पड़ेगी। क्योंकि घोषित है कांग्रेस लड़ रही थी, कांग्रेस लड़ रही है, आपका आरोप है वो मुसलमानों से मिली थी, लेकिन आप तो अंग्रेजों से मिले थे। जब ये सवाल आएगा तो कौन ज्यादा बुरा कौन है? ज्यादा बुरा तो वो हुआ जो अंग्रेजों से मिला है, मुसलमान तो यही थे। और दूसरी बात यह है कि मुद्दा सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी के पास जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी और कोई मुद्दा नहीं था, चाहे गोधरा हो, चाहे गुलबर्गा हो, चाहे बाकी चीजें हों, और सामान्य कानूनी व्यवस्था में उनका कोई यकीन नहीं है। अन्यथा जो आरोप, चाहे लोया हो चाहे पंड्या हो, वो जो सारी चीजें हैं उन पर तो बात अभी कोई कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि सबके मुंह बंद है। मोदी जी जो चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान की खाई लगातार बढ़ती रहे,
उन्हें ना तो हिंदू सदग्रंथों से कोई लेना देना है, ना रामायण से, ना महाभारत से, ना गीता से। हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकते ये लोग, लेकिन ये उनकी आड़ में सामान्य लोगों को भड़काते हैं। और एक नया क्लास तैयार किया है इन्होंने, जो भगवा पट्टा डाल के बढ़िया जम के दारू पिएंगे, भगवा झंडा ले लेंगे, चंदा वसूलेंगे, जागरण करवाएंगे, बढ़िया कान फोड़ शोर करेंगे, और उसके बाद वो नए हिंदू हैं। नरेंद्र मोदी ने वो क्लास तैयार की है भारत में हिंदुओं की, जो किसी भी दृष्टि से हिंदुत्व को न जानती है न मानती है। सिर्फ भगवा उनका एक ट्रेडमार्क है और उसकी आड़ में वो सारे कर्म करते हैं। अन्यथा कहीं भी आप कोई धार्मिक कार्यक्रम देख लीजिए, चाहे वो क्या नाम अपनी हरिद्वार से चलने वाली कांवड़ यात्रा हो या देवी जागरण हो, जी, में लोग नशे की हालत में, और वही एक भगवा। तो मोदी जी ने क्रिएट क्या किया? मोदी जी ने क्रिएट किया है कि हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है उसके मन में ऐसे का भाव भर दो कि ये मुसलमान ऐसे बात नहीं करनी। ये उन्होंने कर दिया। आज भी वही स्थिति है कि कोई भी सवाल हो तो मुसलमान के नाम पे प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है, देखिए छोटे मोटे नेता कोई बात करें, कभी भी बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों से बात करता है तो मैसेज क्या जाता है? मूल मुद्दा यही है कि नरेंद्र मोदी के पास और कोई मुद्दा नहीं है, उनके लिए कोई दूसरी चीज नहीं है, सत्ता में बने रहना। अब मेरा ही कहना कि जब आपने चुनाव आयोग अपनी जेब में रख लिया है तो अब क्यों हिंदू मुसलमान करते हो? जैसे जीत रहे हो जीतते रहो, क्यों मतलब देश के लोगों का चैन क्यों छीन रहे हो? क्यों उनको आपस में लड़ा रहे हो? क्यों उनके बीच में आपस में संदेह पैदा कर रहे हो? बरसों से एक साथ रहने वाले लोग हैं, जब से देश है तब से हिंदू मुसलमान साथ रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब जगह दंगे हुए हों, चारों तरफ दंगे होते रहे हों, या हिंदू मुसलमान लड़ते ही रहे हों। अगर लड़ रहे होते तो मौलाना अबुल कलाम आजाद या राष्ट्रपति अबुल कलाम जो हैं, इनके पीछे कलाम पहुंचे हैं, ये भी इसी देश का हिस्सा थे और यहीं से उठे थे। तो मोदी जी चाहते हैं, मोदी जी अब ये चाहते हैं कि कोई किसी को निकालना नहीं है, संघ को गाली पड़ती रहे, संघ जिम्मेदार है देश में विभाजन के लिए, संघ सबकी चीजों के लिए, और मोदी जी तो हिंदू मुस्लिम कर ही रहे हैं। क्योंकि अगर कोई गद्दार है और सरदार है तो मोदी है, क्योंकि उन्होंने तो बता दिया है कि आपका मंगलसूत्र लुट जाएगा, आपके कपड़े सफेद कपड़े से पहचान लेंगे, टोपी से पहचान लेंगे। ये चीजें कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कर रहा है, ये सावरकर नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इसका खामियाजा किस पे जा रहा है? देश का प्रधानमंत्री, बिल्कुल देश का प्रधानमंत्री ये कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री एक तरह की एक लाइन जो है वो दे रहा है कि कैसे इस पर आगे चलना है। वो तमाम लोग जो उन्होंने इन 12 सालों में क्रिएट किए हैं, चाहे वो मीडिया की मैं बात करूं, राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स की बात करूं, उनके सपोर्टर्स की बात करूं, उनके नेताओं की बात करूं, अलग अलग तरह की जो उन्होंने हिंदू के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जो उन्होंने अलग अलग तरह की सेनाएं जो इकट्ठी की है, चाहे वो उनकी बात करूं, जो तमाम फ्रिंज एलिमेंट है मैं चाहे उनकी बात करूं। लेकिन अब ये पहले ये कह सकते थे विवेक जी कि फ्रिंज एलिमेंट, लेकिन ये तो कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं। हेट इज सो मेन स्ट्रीम, हेट इतनी मेन स्ट्रीम है कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब हेट जो है वो इतनी मेन स्ट्रीम है कि अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है वो पार्लियामेंट में खड़े होकर इस तरह की तमाम बातें करते हुए नजर आते हैं। तो ये सिर्फ इसको इस चश्मे से देखना, मुझे इस पर थोड़ा एतराज होता है कि सिर्फ इस चश्मे से देखना इसको कि ये चुनाव में हार और जीत के लिए किया जा रहा है। तो क्या सिर्फ इसको इसी तरीके से महदूद किया जाए, लिमिटेड किया जाए? क्योंकि चुनाव की हार जीत तो इसका एक प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन जो पूरी एक आइडियोलॉजी है, जो आरएसएस की पूरी आइडियोलॉजी है, जो उन्होंने पूरा आजादी से पहले, आजादी के बाद जो उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है, जिसको आप बदल नहीं सकते, जिसको बार बार वो रिट्रेट करते हैं, क्या हमें उस तरफ बात नहीं करनी चाहिए? और ऐसा करके क्या हम इसको छोटा नहीं कर देते कि क्योंकि इलेक्शन आ रहा है इसलिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? बिल्कुल विक्रा जी, आपने बहुत सही मुद्दा पकड़ा है। ऐसा है कि मान लीजिए अगर ये चुनाव हारते हैं, समझ लीजिए चुनाव हारते, तो क्या ये हिंदुत्व छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। मतलब हिंदुत्व जो है इनका अंतिम जो लक्ष्य है वो हिंदुत्व है, हिंदू राष्ट्र, जिसमें अपर कास्ट जो है वो उसी जगह पर फिर एक बार बैठ जाएंगे, अभी भी बैठे हैं,
लेकिन बिल्कुल कानूनन बैठ जाएंगे उस हायरार्की में जहां पर वो पहले थे। जब सनातन धर्म था इनका, तब अपर कास्ट जहां बैठे हुए थे उसी जगह पर वो बिल्कुल पक्के बैठ जाए और उनको कोई वहां से हिला न सके। और ये देखना धीरे धीरे रिजर्वेशन वगैरह भी सब बंद करेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सब करेंगे। ये आज सिर्फ बोलने के लिए कई बातें बोलते हैं, लेकिन उसका कोई सीधा अर्थ निकालने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अंतस्थ इनका जो हेतु है वो अलग है, ये स्पष्ट है। अब आपने जो मुद्दा उठाया वही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये इन्होंने चुनाव के नतीजे जो है ना वो राजनीति से डिलिंक कर दिए गए हैं। मतलब राजनीति में इनके खिलाफ कितना भी बड़ा नैरेटिव बन जाए, ये चुनाव नहीं हारेंगे, ये इन्होंने इंश्योर कर लिया। इसलिए ये किसी भी तरह के निगेटिव पब्लिसिटी से डरते नहीं है। ये किसी भी तरह के निगेटिव पब्लिसिटी से इनको फर्क नहीं पड़ता कि भाई देश के सारे एयरपोर्ट्स पर जिस तरह की अफरा तफरी मची है उससे हमारा गवर्नमेंट का रेटिंग डाउन हो जाएगा, होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे ऊपर टीका टिप्पणी होती है, होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि चुनाव तो जीतना ये अलग चीज है। चुनाव तो हम जीत ही लेंगे, चाहे इधर कितना भी नेगेटिव परसेप्शन बन जाए सरकार के खिलाफ, चाहे आप सरकार पर कितनी भी टीका टिप्पणी कर ले, उसका नतीजा चुनाव पर, उसका परिणाम कुछ नहीं होगा, ये इन्होंने इंश्योर किया है। तो चुनाव के नतीजे और राजनीति में जो भी निगेटिव सेटबैक वगैरह होंगे उससे चुनाव के नतीजों को इन्होंने डीलिंग कर रखा है। किस तरह से चुनाव जीतना है ये इन्होंने सीख लिया है बराबर। इसलिए अभी ये इनकी हिंदुत्व की जो राजनीति है उसका नैरेटिव कितना भी निगेटिव बन जाए और लोग उसका कितना भी विरोध करें, ये हिंदुत्व का नैरेटिव नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनको पता है चुनाव में ये जीतेंगे और जो उनको हिंदुत्व का जो भी चीजें हिंदुत्व के ब्लूप्रिंट की इंप्लीमेंट करनी है उसके लिए सत्ता में वापस वो आने ही वाले हैं। तो हिंदुत्व बोलने से कितना भी निगेटिव नैरेटिव बन जाए उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हिंदुत्व नहीं छोड़ेंगे। कहां उन्होंने 100 साल से पकड़ के रखा है, छोड़ा थोड़ी है। अभी वो जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए थोड़ा सा मोहन भागवत जो है वो आगे आकर अभी रोजाना कहीं ना कहीं इधर उधर जो बहुत ही संघ की जो रीति चली आ रही है 100 साल से कि संघ पब्लिक में या फिर प्रेस के साथ कभी इस तरह की बहुत ज्यादा भाषणबाजी नहीं करता था, लेकिन मोहन भागवत जो मतलब आज तक के वो मुझे लगता है पहले सर संघ चालक है जो आए दिन वार्तालाप करते हैं लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, प्रेस के साथ, या फिर उनका कहीं ना कहीं भाषण होता है और जिसमें कुछ तो भी टेक अवे होता है, पॉलिटिकल टेक अवे होता है या फिर सोशल टेक अवे होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो ये रोज की बात जो आरएसएस कर रहा है उसका एक तो उद्देश्य है समाज पर कंट्रोल करना और दूसरा उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो संघ से ऊपर चली गई थी उनको नीचे लाना है और संघ की प्राइमेसी को फिर एक बार एस्टेब्लिश करना है। इसलिए संघ दिखता रहे, सदा दिखता रहे पब्लिक में और संघ की बात पब्लिक में चर्चा में आती रहे ताकि लोग बीजेपी से ज्यादा संघ की बात को तवज्जो दे। ये एक उसका ये भी उसका एक मोहन भागवत के ऐसे पब्लिक आउटरीच का एक मकसद और उद्देश्य है। तो ये अपने हिंदुत्व की बात को कभी छोड़ेंगे नहीं, चाहे उसका निगेटिव परसेप्शन कितना भी बने। तो ये हम सबको इसको आने वाले समय में सदा के लिए फेस करना है। अगर वो एक चुनाव हार भी जाते हैं तो उसके बाद भी ये उस एजेंडा को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इतने साल उस एजेंडा को लेकर ये चुनाव हारते ही रहे हैं, छोड़ा नहीं है उन्होंने। आखिरकार उन्होंने उसका बिल्कुल कोई सत्ता में आ ही गए। जी बिल्कुल कोई आइडियोलॉजी में कोई शिफ्ट नहीं है उनके, किसी भी तरह के उनके कोई एजेंडे में शिफ्ट नहीं है उनके, जो उनका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो उनका पूरा एजेंडा है वो उसमें कोई शिफ्ट नहीं है। और अब आप ये देखें कि संविधान की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं और वहां पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे थे और मैं सोच रही थी कि उन्हीं के प्रधानमंत्री रहते किस तरह से हिंदू राष्ट्र को लेकर बाकायदा तौर पर यात्राएं निकाली जा रही है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है
और वो जो है बात कर रहे हैं संविधान की हर रोज किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र दिखावे का रह गया है। ये तमाम लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश जो है ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है, और ये सब कुछ सामने है, फिर भी उनके ही हैज दैट ऑडेसिटी के वो बात संविधान और लोकतंत्र की करते हैं, क्योंकि इसी के आड़ में वो सब कुछ करना चाहते हैं। ये अब किसी से छिपा नहीं है। देखना ये है कि ये तो उन्होंने करा ली, वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, खत्म हो जाएगी, इससे क्या उनको हासिल होगा, लेकिन जो असली चर्चा होनी है, जिससे हमें आपको सबको कंसर्न होना चाहिए, वो है एसआईआर को लेकर। और जो एसआईआर को लेकर चर्चा शुरू होगी, तब देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री तब भी आकर इसी तरीके से टेबल थपथपाने वाला अपना भाषण देते हैं, या फिर वो नजर ही नहीं आते हैं। ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, विवेक जी आपका, अरुण जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।